Hello, it's me, long time no see, एंड हम आपकी खिदमत में फिर पेश आए हुए हैं जिन कास्ट 114 लेके। क्योंकि हम और क्या करें वीकेंड पे। खैर, इन लोगों के वीकेंड प्लान्स एक अलग चीज़ है, जिन कास्ट एक अलग चीज़ है। इसका नाम जिन कास्ट इसलिए है क्योंकि आप अपनी स्टोरी हमें बताते हैं, हम अपनी ज़बानी आपको वापस सुना देते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी बदौलत आपकी कहानी दूसरों को भी सुनने को मिलती है। थोड़े से क्या बोलूँ मैं, अपग्रेड्स की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सीधा है। हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़बानी लिख के अपनी कहानी हमें दें, हम उस लिखी हुई कहानी को पढ़ें, समझें और आपको सुना दें, जिसके तहत और भी लोग सुनते हैं और अफाका हासिल करते हैं, इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। ऑल्दो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ लोगों को ये फ़ायदा होता है कि रात को सुनते हैं, अपने ही एक माहौल में वापस पहुंच जाते हैं, जैसे उनका हुआ करता था बचपन में या लड़कपन में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक चीज़ की बड़ी किल्लत होती जा रही है, वो है सुकून। और हमारे शहर में तो काफ़ी ज़्यादा है, और इस पे तो मैं तबसरा करना नहीं चाहता कि क्यों, किस लिए, क्या। ये करने वाले मुझसे बेहतर बहुत लोग हैं, और मैं समझता भी नहीं कि मैं सब्जेक्ट पर बात करूं। बहरहाल, ये बताने का रीज़न आज ये इसलिए था कि बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं कि इस तरह क्यों नहीं करते, ऐसे फ़लाँ साहब करते हैं, फ़लाँ साहब करते हैं। यार, मेरा कहने का मकसद ये होता है कि मेरा जो तरीक़ेकार है वो फ़र्क इसलिए है क्योंकि जिस तरह हम पहले बैठ के गैदरिंग्स होती थी बड़ी बड़ी, अभी भी लोगों की होती होंगी, तो उधर बैठ के सब आपस में बातें करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी स्टोरी निकल आती है और फिर वो शेयर होती है। तो सिमिलरली हम वही चीज़, वही माहौल ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह उस माहौल में भी कोई म्यूज़िक नहीं चल रहा होता बैकग्राउंड में, इसी तरह हमारा भी कोई म्यूज़िक नहीं चल रहा होता बैकग्राउंड में। बाकी एज मैं हमेशा कहता हूँ कि लेट्स जस्ट गेट डाउन टू बिजनेस, और इनफ विद द डिली डैलीइंग। और पहली स्टोरी आज की हमारे दोस्त की आ रही है, जो मेंशन नहीं करना चाहते उनका नाम क्या है। ये बताते हैं कि इनके दादा दादी इनको पर्सनली बैठ के स्टोरीज बड़ी सुनाया करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस की। तो उसी की ये अपने अपने दादा की स्टोरी बताते हैं कि जब वो यंग थे तो उनके जो ग्रैंडफादर यानी इनके परदादा बहुत रिलीजियस आदमी थे, और काफ़ी मतलब मतलब इस तरह के आदमी थे कि भाई उनके यहाँ स्टूडेंट्स आते थे रिलीजियस चीज़ें, सब्जेक्ट सीखने के लिए। तो बताते हैं कि उनके पास उनके बीच में, उन स्टूडेंट्स और बच्चों के बीच में कुछ जिन्नात भी पढ़ने आते थे, और वो इस लेवल पे उनके परदादा थे कि उनको पता होता था कि ये रियल है, ये जो है दूसरी उसका है ब्रीड का, और इस तरीके से वो उस ज़माने में काम होते थे। बहरहाल, ये बात हो रही है पार्टीशन के ज़माने की, और इनके परदादा के जो थे वो मतलब इलाके में या नेबरहुड में एक खातून रहती थी, जो कि मतलब उनकी एक तरीके से फैमिली फ्रेंड भी थी, और मतलब अच्छी मेल मिलाप था। उन खातून का ये था कि कहा यह जाता था कि उनके ऊपर एक 3 जिन्नात की फैमिली जो थी वो रहती थी। ऑल्दो कोई एज सच कभी हुआ नहीं,
लेकिन उनके साथ वो अटैच थी और बहुत ही रेगुलर लाइफ वो गुजार रही थी। ऐसी कोई चीज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं होती थी जिसको देख के बंदा बोले कि ये क्या कर रही हैं ये खातून। लेकिन ये कहते थे कि एक सिर्फ उनकी पिक्यूलियर हरकत होती थी कि जब वो कोई सिक्का या मॉनेटरी चीज़, ऐसी कोई चीज़ उनके सामने डाल रखी जाती थी तो उन पे फिर वो कोई एंटिटी तारी हो जाती थी और वो जल्दी से उसको झपट्टा मार के पकड़ लेती थी, खींच लेती थी। मतलब कुछ था दैट अंडरलाइंग जिन्नात और वट एवर इट वॉज, उसको बहुत ज़्यादा जो था ना वो एक पैसों के साथ कोई एक लगाव था, कुछ था, फौरन उसके ऊपर जाके वो हाथ मारता था। अब इनकी जो परदादी थी उनको बड़ा शौक़ था कि मतलब वो देखें ये जो उन पे तारी होता है या जब उन पे हाज़िरी होती है उस चीज़ की तो वो कैसी होती है। तो सिमिलरली एक दिन वो उनके साथ एक टेबल पे बैठी हुई थी और वो प्री प्लान्ड एक क्या कहते हैं, उनके पास एक सिक्का था और टेबल के नीचे एक लैंप जैसी चीज़ थी। मेरे ख्याल है गलिबन मगरिब या शाम का टाइम या उससे थोड़ा सा पहले का टाइम था। तो ये देखना चाहती थी कि कोई आँखों वगैरह में किसी चीज़ में कोई फ़र्क आता है या कुछ होता है। तो उन्होंने वो सिक्का निकाल के टेबल पर रखा और फिर जब उनको फील हुआ कि कोई चीज़ उनके ऊपर मुंह पे कोई चेंज आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है तो उन्होंने जल्दी से वो लैंप निकाल के उनके चेहरे के पास कर दिया देखने के लिए कि मुंह पे क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि जब वो हरकत उन्होंने की तो वो जो जिन औरत या जिन्नी आई थी उनके ऊपर हावी हुई थी वो शदीद गुस्से में आ गई और उसने इनको कहा कि देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, और वो चली गई। अब ये सब कुछ हुआ, रात हुई और सब अपने अपने घरों में सोने लगे, कुछ चले गए, सब कुछ हो गया। और इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने घर में सो गए, मतलब बेडरूम में जाके। तो रात में एकदम से कुछ बजने की आवाज़ें आनी, ऐसे चीज़ें उठा पटक हुई। तो इनके जो परदादा थे वो समझे कि कोई चोर वगैरह घर में घुसा है और वो उतरे नीचे। जब वो उतरे तो उन्होंने देखा कि किचन के अंदर जो किचन की चीज़ें होती हैं, छुरी चम्मच वगैरह वगैरह, वो नीचे ज़मीन पे पड़ती हैं, फिर हवा में उड़ती हैं, फिर ज़मीन पे गिरती हैं। मतलब बाकायदा कोई चीज़ उसको उन सामान को उठाती थी और ज़मीन पे फेंकती थी और ताकि शोर हो। अब ये सब ये देख रहे थे कि घर में से आवाज़ें आना शुरू हो गई, हर तरफ से, चारों तरफ से अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगीं और इनकी जो परदादी थी वो शदीद डर गई और रात ऐसे तैसे करके निकाल दी। दिन जब हुआ तो वो अपने कमरे में ऊपर बेडरूम में गई तो उन्होंने देखा कि छत के करीब पर, मतलब कौन ऊपर छत के कमरे की उस पे दीवार और छत के दरमियान एक खातून एक बड़ा सा डंडा लेके वो यहाँ पे मौजूद है। और वो खातून कौन थी, वो वही उनकी पड़ोसन थी। और उन्होंने कहा कि रात कैसी लगी, और ये बोल के वो नीचे उतर गई। और जब वो उतरी तो बिल्कुल नॉर्मल, और उन्होंने फिर उनसे सवाल किया कि मैं आपके घर में कैसे आई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग दिस स्टोरी एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उस ज़माने के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो थीं वो काफ़ी पेरेंटली काफ़ी आम थी, जो कि अब वक्त के साथ ख़त्म हो गई। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की स्टोरी जो कि बंदा बोले कि वो कोई खातून है, ये वो ऐसा ऐसा हुआ, तो हम भूल भी नहीं सकते और इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते कि ऑब्वियसली कि जो उस ज़माने के हालात थे हम तो खैर समझ भी नहीं सकते। तो थैंक यू। और मैं समझता हूँ कि
और भी स्टोरीज होंगी उन खातून की जो कि अगर आप की नॉलेज में हो या पता चले तो ज़रूर बताइएगा। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग टू मी इज दिस कि उसने बाकायदा मतलब उस औरत को यूज़ करके उनके कमरे घर में जाके ये पूरा किया और फिर एंड में प्रूव किया कि मैं इस औरत के ऊपर हूँ। और उसके बाद बिल्कुल उस औरत को आउट ऑफ द ब्लू वापस होश में ले आया और वो मैं यहाँ कहाँ से आई सिचुएशन में छोड़ दिया। खैर, नॉट गेटिंग टू इट टू मच एंड गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। अब ये नेक्स्ट स्टोरी हमारे दोस्त काशिफ की है और काशिफ बताते हैं कि ये जो इनकी स्टोरी है बेसिकली इनके मामू हैं, लेकिन सगे मामू नहीं है, अम्मी के कज़न हैं। ये पिछले 2021 की बात है, तो पिछले साल बोलते हैं तो 2021 याद आता, लेकिन है 22 बकरा ईद की बात है। और ये बकरा ईद से इनके जो मामू थे रिश्ते के, वो शदीद बीमार रहना शुरू हो गए और उनके जो थे बेसिकली किडनीज और यूरिन पास करने में प्रॉब्लम शुरू हो गए। और बकौल इनके कि उनको जो था वो पेशाब करने में ठीक ठाक प्रॉब्लम आने लगी। और ऑब्वियस सी बात है, फिर आप हॉस्पिटल्स जाते हैं डायलिसिस और वो सारा किडनी प्रोसीजर्स और किडनी स्टोन वगैरह ये सारी चीज़ें देखने के लिए। लेकिन ये कहते हैं कि हर किस्म की रिपोर्ट इन लोगों ने करवाई, लेकिन ऐसा कभी कोई मसला नहीं निकला कि कोई पथरी है या कोई किडनी इश्यूज हैं या ऐसा कुछ। और लिटरली बहुत मुश्किल काम था ये, मतलब इनके लिए यूरिन पास करना। अब जब ये एक्सप्लेन करते डॉक्टर्स के पास जाके और हर किसी को जाके, तो वो यही कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो गुर्दा है या फिर वो पूरा वो ट्रैक जो है उसको ऐसा किसी ने मुट्ठी में जोर मार दे के पकड़ा हुआ है। और ये इलाज के लिए जाते हैं और फिर यही सारी बातें होती कि पथरी है, ये है, डायलिसिस वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कोई एज सच कोई डायग्नोसिस नहीं आता, कोई इलाज नहीं आता, तकलीफ़ में कोई कमी नहीं होती, सब कुछ होता लेकिन बहुत तकलीफ के प्रोसेस से होता। कि कहते हैं जी बकरा ईद का मुहर्रम आ गया, महीना हो गया और जी आदमी है इनके मामू ऐसे हैं जो मतलब 5 वक्त की नमाज और सब कुछ करने वाले अच्छे, मतलब एक पायस किस्म के आदमी हैं। और समझ में ना आए कि ये इशू क्या है। अब ये कहते हैं कि 10 मुहर्रम के दिन अपने कमरे में थे तो इन्होंने अपनी बेटी को कहा कि कुरान की जो है वो तिलावत लगा दो, वो यूट्यूब या किसी चीज़ पे। तो उन्होंने वो लगाई। अब ये अपने कमरे में बैठे हुए थे तो इनको महसूस हुआ कि वो जो एक फीलिंग ऑफ जकड़ी हुई फीलिंग थी वो कुछ इनके ऊपर से उतरने लगी। इन्होंने वो जो प्लेलिस्ट थी या जो तिलावत हो रही थी उसको पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद इनको फील हुआ कि कोई चीज़ वापस इनके ऊपर हावी हुई और इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको किसी चीज़ ने दोबारा से पकड़ के घसीटना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि इनको ये पूरी फीलिंग जब गुजरने लगी और वो पूरा ट्रैक्ट जिसके ऊपर ये इफ़ेक्ट हो रहा था, उसके बाद इन्होंने जब दोबारा तिलावत ऑन की तो इनको बाकायदा महसूस हुआ कि वो मुट्ठी ढीली हुई और कोई कमरे से भाग आए। तो इनको फिर एहसास हुआ कि इन्होंने बकरा ईद से पहले बकरा मंडी में एज़ यूजुअल कोई मतलब बहुत तेज़ हाजत होने की वजह से किसी कोने में जाके जो था पेशाब कर दिया था। इनको फिर एहसास हुआ कि इसका तरीका होता है कि आप किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ कुछ ना हो तो इजाज़त मांगें या बोलें अपने मुंह से कि यहाँ जो भी है वो हट जाए, और ऐसा सा वो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने फिर वज़ू किया, एक नफल पढ़ी, इस्तग़फ़ार की, और उसके बाद बहुत तेज़ आवाज़ में अपने इर्द गिर्द तौबा की और उस चीज़ को मुखातिब होकर कहा कि मैंने आपके साथ ज़्यादती की है और मैं अब माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने आपके साथ किया है और आइंदा कभी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा। कहते हैं वो ये काम करने के बाद इनको बहुत सुकून मिला और वो तकलीफ़ इनकी ख़त्म हो गई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड दिस गोज़ टू शो व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि किसी को तकलीफ़, जब मेजॉरिटी स्टोरीज़
आर नॉट द सेम। आप किसी को तकलीफ देते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, कुछ किया आपने तो आपके साथ कुछ हुआ, तो जस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि वीरान जगहों में जाके हर चीज़ करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बस एकदम से शुरू हो जाए। तो इफ़ यू फॉलो सम बेसिक रूल्स तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाते हैं। खैर, आगे बात करते हैं हमारे दोस्त साहिल साहब की। ये बताते हैं कि ये कराची में रहते हैं और दिसंबर 2020 में अपने 4 दोस्तों के साथ ये पंजाब जा रहे थे। इनके एक दोस्त की शादी थी, तो पहले ये एक इनके दोस्त हैं सुलेमान, उनके मामू के घर रुक गए थे सरगोदा में। मौसम अच्छा था घूमने फिरने। उसके बाद वहीं से ये रावलपिंडी चले गए। पिंडी जब ये पहुँचे तो ये कहते हैं कि मौसम अच्छा था और मतलब आम छुट्टियों का टाइम और इस तरह का सीज़न था, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कैंट स्टेशन वगैरह के इलाके में और कहीं पे होटल ही नहीं मिल के दिया इनको। काफ़ी तलाश वलाश करने के बाद, घूमने फिरने के बाद इनको फिर एक मुश्किल से होटल मिला जिस पे भी एक रूम खाली था, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे, और वो एंड में जाके किसी कोने खुदरे में, जहाँ पे उसके बराबर में जो था कोई स्टोर रूम सा बना हुआ था, जहाँ पे इन्होंने हामी भर दी कि कोई तो जगह मिले। ये कहते हैं जी हम वहाँ जब पहुँचे तो देखा कि वो स्टोर रूम भी ऐसा कैसा लग रहा है कि कभी यहाँ पे कोई आया ही नहीं, और बहरहाल रूम इन्होंने ले लिया, जिसके अंदर इन्हें बताया कि भाई वॉशरूम तक ऐसा था कि उसमें कोई कुंडी नहीं थी। बहरहाल इन्होंने अपने बेड्स पकड़े और ये और इनके एक दोस्त अरीब साहब जो थे वो वॉशरूम के करीब वाले बेड्स पे थे, और उससे दूर जो थे वो इनके दोस्त सुलेमान और एक और साहब वो वहाँ लेट गए। ये फ्रेश हुए और सारे बाहर निकल गए कुछ खाने वाने के लिए, और जब वापस आए तो तकरीबन रात के 2 बजे रहे थे। अब ये कहते हैं कि 2 बजे रात को ये थके हुए थे, ये ट्रैवल भी किया था, सब कुछ किया था, आते के साथ ही बस बेड पे लेटे, लाइटें बंद, आंखें बंद, और सो गए। और विद इन सेकेंड्स जो थे वो सारे के सारे सो चुके थे। कहते हैं कुछ 3:30 बजे इनकी आंख खुली साहिल साहब की, क्योंकि बिल्कुल दरवाजे के करीब थे। तो नॉक जो था वो हो रहा था, तो इन्होंने सोचा कि कोई दरवाजे पे इस वक्त कौन आया है, और सोचा कि कोई और देख लेगा करके ये सो गए। अब कहते हैं कि एक और दोस्त सलमान की रात में इनकी आंख खुली नॉकिंग की वजह से, तो इनकी दरवाजे की तरफ नज़र पड़ी, तो क्योंकि अंदर अंधेरा था और बाहर थोड़ी सी रोशनी थी, और दरवाजे के नीचे थोड़ी सी दरार थी जिससे बाहर नज़र आ रहा था, तो बाकायदा न फील हो रहा था कि कोई वहाँ पे चहलकदमी कर रहा है, खड़ा हुआ है, और वहाँ से नॉकिंग आ रही है। उन्होंने सोचा कि ये जो आगे लेटे हुए हैं इनमें से कोई खोल देगा। मैं मुझसे उठा नहीं जा रहा, मैं सो रहा हूँ। वो भी सो गए। अब कहते हैं तीनों दोस्त एकदम से उठे, क्योंकि इनके एक दोस्त अरीब साहब थे, वो चिल्लाते हुए उठ के बैठ गए थे, और वो चिल्ला रहे थे कि वो मुझे बचाओ और मुझे जाने दो, और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और होश में नहीं अजीब बातें कर रहे हैं। ये सब घबरा गए। उसको जो था वो जगाने की कोशिश की, फिर एंड में उसको दम करना शुरू किया, और जैसे ही उसको उस पर दम किया इन लोगों ने, तो वो वापस बेड पे लेट के सो गया, जैसे बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं था, नॉर्मल था सब। अब सुबह ये सो चुके। सुबह के टाइम उससे जब पूछा कि मतलब ये क्या था रात में, तो उसने बताया कि रात में तो मुझे एक बहुत डरावना ख्वाब आया था, जिसमें मैंने देखा कि मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ और बाथरूम का दरवाज़ा खुला है, और अंदर एक आदमी जिसके थोड़े लंबे बाल हैं वो अपने बाल कंघी कर रहा है वॉशरूम के अंदर, और उसके कपड़े काले हैं और बाल भी लंबे हैं। इत्तेफाक ये है कि साहिल साहब के भी बाल बड़े थे, तो ये समझे कि वो अंदर है और कंघी कर रहा है। जिस पे इन्होंने ख्वाब में पूछा कि भाई तुम क्या इस टाइम पे क्या कंघी कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम ये। तो बकौल इनके कि वो जब पलटा तो उसका मुंह भी जो था बालों से भरा हुआ था, और इतने बड़े बड़े बाल थे कि लटके हुए थे। उसकी हालत देख के ये डर गए और चिल्लाने लगे, और जब
भागने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि वो भी इनकी तरफ आ रहा है, और जैसे जैसे वो करीब आ रहा है उसका कद भी बढ़ता जा रहा है, तो ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी टांगे जो हैं वो वहीं पे जमी हुई हैं जहाँ पे ये लेटे थे। तो फिर ये चिल्लाना शुरू हुए, और इसी तरीके से इनकी वो ख्वाब इनका ख़त्म हुआ। ये सुनने की बात थी, और बाकियों ने बोला कि हम लोगों का ख्याल ये है कि बस आज के लिए ये होटल काफ़ी है, और बस अब हम चलते हैं। और ये बकौल इनके के बस पैकिंग करते ही इस्लामाबाद रवाना हो गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आई कैन अंडरस्टैंड कि अजीब से होटलों में रात गुजारने में, और जबकि वो जगह आपको ऐसी लग रही है कि वहाँ कोई आता नहीं है, तो यकीनन वहाँ कोई आता नहीं होगा, और आपको इत्तेफाक हो गया कि आप वहाँ पे बस एक ख्वाब देख के उससे छूट गए। तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी जो आती है वो साइमा साहिबा की आती है। ये बताती हैं कि ये इंडिया के रहने वाली मुंबई की, और ये रिसेंट चेन ऑफ इवेंट्स हैं। इनके फादर जो हैं वो नौकरी के सिलसिले में दुबई शिफ्ट हो गए हैं, और ये अपने रिलेटिव्स के करीब एक जगह फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। ये बताती हैं कि ये 19 साल की मतलब सबसे बड़ी हैं, उसके बाद इनकी एक भाई हैं जो 9th ग्रेड में हैं अभी, फिर एक 4 साल बहन है, और इनकी वालदा हैं। एक छोटे से फ्लैट में ये रहती हैं जो 5th फ्लोर पे है, और उस फ्लैट की जो खिड़की है उसकी बिल्कुल खिड़की के नीचे एक पीपल का पेड़ का पूरा शाख जो है वो लगता है, जो कि आई सीम टू गेट द कनेक्शन नाउ। अब ये कहते हैं कि इधर जब शिफ्ट हुए तो एज सच यहाँ कोई इश्यूज नहीं थे, और बड़े सुकून से 2-3 महीने गुजर गए। 2-3 महीने वो गुजरते रहे, लेकिन मतलब एक फीलिंग आती रही जैसे कि कोई यहाँ पे चीज़ ऑफ है। और क्लैरिटी ये कहती हैं उस वक्त मिली जब एक ख्वाब इन्हीं ने देखा कि ये अपने ही बेडरूम में खड़ी हुई हैं, और एक ही बेडरूम का आई थिंक ये फ्लैट था, तो सारे लोग वहीं साथ सोते थे, तो उस बेडरूम में ये है, और सामने एक आईने की ये खड़ी है, और रिफ्लेक्शन में एक कोना नज़र आ रहा है उस कमरे का, जहाँ ज़मीन पे कोई पैर सुकड़ाए कोई काली सी चीज़ सो रही। अब ये आईने के थ्रू उसको देख रही हैं, और इन्होंने देखा कि एकदम से वो चीज़ उठ के खड़ी हो गई। उसकी कोई शक्ल नहीं है, एक काला सा धड़ है, और बहुत पतली पतली सी टांगें हैं काली काली, और वो इनकी तरफ बढ़ी, और ये बाकायदा ख्वाब में ही आयतुल कुर्सी पढ़ के भागी। ये ख्वाब इन्होंने अब नेक्स्ट डे अपनी वालदा को बताया, लेकिन इतनी डिटेल्स में नहीं बताया, बस वही ये ख्वाब आया था बड़ा बुरा। और क्योंकि इनकी सुबह में कुछ स्टडीज़ थी, तो ये अकेले सुबह 8 बजे उठ के बैठ गई और अपने काम में लग गई। बकौल इनके कि तिरछी नज़र से इन्होंने देखा कि कोई कमरे से मतलब बाहर गया है, कोई काली सी चीज़ गई है जिसके पैर काले थे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पेरिफेरल व्यू से मतलब कोई चीज़ क्लैरिटी में नज़र थोड़ी आ रही थी। खैर, अब 11 बजे इनकी छोटी बहन उठ गई जो कि 4 साल की थी। इन्होंने भी नाश्ते का मतलब उस वक्त सेटअप किया, तो इन्होंने बुलाया उसको कि आ जाओ कमरे में और साथ बैठ के खा लो, जिस पे वो कमरे के दरवाजे पे रुक गई, और उसने इशारा किया कि मैं वहाँ नहीं आऊँगी, वहाँ पे एक काली बिल्ली बैठी हुई है जो कि मुझे घूर रही है। जब इन्होंने थोड़ी सी उससे बातचीत की, तो एक तो वही जगह थी जो इन्होंने ख्वाब में देखी, जहाँ कोने में कोई चीज़ लेटी हुई सो रही थी, और उस लड़की ने कहा कि काली बिल्ली की नीली आंखें हैं और मुझे वो उससे घूर रही है। वो तो रात दिन निकल गया, लेकिन फिर वही कि रात में इनकी अम्मा ने एक ख्वाब देखा, जिस पे सुबह उठ के उन्हें इनको बताया कि उन्होंने देखा कि इस कमरे में कोई एक अजीब सी चीज़ है जो दीवारों पे मेंढक की तरह कूद रही थी इधर उधर,
जब इन्होंने थोड़ा सा डिस्कशन अपनी वालदा के साथ किया और पूछा कि उसकी टांगें ऐसी थी, पतली सी थी, कोई शक्ल नहीं थी, काला धड़ था, उन्होंने कहा जी ऐसे ही था। और एक कंसेंसस हुआ कि ये चीज़ हम सबको दिख रही है एक्सेप्ट इनके भाई को, जिसको कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन घर में तीनों औरतों को दिखा। अब ये कहते हैं कि ऐसा होता कि इनकी वालदा के पैरों पे कोई ठोकर मार के जाता, छोटी बहन को कोई कहीं से आवाज़ देता, जबकि उस घर में ये दोनों साथ होते और आवाज़ नहीं देते, फिर भी उसको कोई पुकारता, और चलता हुआ कोई साया आपके पीछे से जाता जो कि आपका नाम लेता हुआ जाता, और ख़ासकर उस बेडरूम में ये ज़रूर होता। और कभी कभी सोते में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी कोई छोटे कंकरियाँ आप पे मार रहा है और आप एकदम से उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या था, और सब कुछ उधर नॉर्मल होता। ये कह रहे हैं इस तरह की काफ़ी वहाँ एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके भाई के साथ कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये अभी शिफ्ट इसलिए नहीं कर सकते उनके वालिद अभी वहाँ सेटल नहीं हुए और मौजूद भी नहीं है, और ये शिफ्ट इतने आसानी से कर भी नहीं सकते। और दूसरा ये है कि जो भी ये चीज़ है वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस बता रही है, इनका कोई नुकसान नहीं कर रही, तो ये इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे हम अपने एक दोस्त की बात करते हैं, सरोज साहब की, जो एक डेजा वू वाली चीज़ बयान कर रहे हैं कि इनके फादर बेसिकली नॉर्थ अनाथ में बात करी हाइशी थे, अब तो ये लोग शिफ्ट हो गए। तो 30-40 साल पहले जब वो जवानी में थे और सब कुछ था, तो वो अपने एक दोस्त के साथ बैठक लगाने चाय के ढाबे पे जाते थे फेडरल बी एरिया में। तो वहाँ अक्सर रात को देर हो जाती थी, तो ये अपने दोस्त के साथ एक दिन थे और वापसी में 2-2:30 बज गए। तो जब ये वहाँ से निकले और ये बात हो रही है 30-40 साल पुराने की, तो आप अजूम भी कर सकते हैं कि इतना रौनक और इतनी ट्रैफिक रातों में नहीं होती थी, हुआ आलम होता था। तो ये एक दोस्त के साथ, अपने उसी दोस्त के साथ वापसी गाड़ी में जा रहे थे, मतलब इनको छोड़ने ही जा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक अबाया में लड़की खड़ी हुई है, जिसके हाथों में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे लग रहा है कि किताबें वगैरह हैं, जैसे कोचिंग लड़कियां जा रही होती हैं पैदल। तो वो वैसे ही एक सेटअप गेटअप लग रहा था। अब ये गाड़ी में वहाँ से गुजर रहे थे और इनकी निगाह उस पर पड़ी, तो एक डिस्कशन शुरू हुआ कि ये इतनी रात को इसलिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी मतलब ट्यूशन से आ रही है या वगैरह वगैरह। तो ये मतलब क्या हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है वगैरह, आपस में ये बात कर रहे हैं और वहाँ से गुजर रहे हैं। तो इनके दोस्त जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने पहले उसके पैरों को देखा, उसके बाद फिर वो जो लड़की खड़ी थी वो पलटी, तो उसकी एक बहुत ही भयानक सी एक सर्द किस्म की शक्ल थी, जिसको देख के बिल्कुल ही उसकी तो इनके दोस्त की तो हालत ही ख़राब हो गई, और उससे गाड़ी नहीं चलाई जा रही। इनके जो वालिद थे, इन्होंने खूब कोनियाँ मारी, सब कुछ किया कि वो होश में आए कि वो गाड़ी चलाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही फ्लैट हो चुके थे। बहुत पुश करने और धक्का वक्का कोनी वोनी मारने के बाद उनसे गाड़ी चलवाई और वहाँ से निकाला फ़ौरन, और एक रोशन जगह जाके गाड़ी लगाई, जो कि बेसिकली एक चाय का होटल ही था। वहाँ ये रुके और गाड़ी से मतलब इनके जो दोस्त उतरे वो बिल्कुल मतलब गिर ही गए। उनको उठाया, पानी वानी उन पर डाला ताकि उन पर होश आए, उनकी तो हवास मतलब उड़ चुके थे। उसके बाद इन दोनों ने वहाँ फैसला किया रात में कि हम इतनी रात को बैठक अब बाहर नहीं लगाएंगे। ये पता नहीं हमने क्या देखा था, और अगर हम वहाँ किसी उस नीयत से रुक जाते कि भाई खैरियत है, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई परेशानी है, तो पता नहीं क्या होता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन अब कम्स द डेजा वू थिंग। ये बताते हैं सरोज साहब कि
अब ये बात तो 30-40 साल पुरानी थी। अभी की बात कि ये अब जौहर में रहते हैं और बेसिकली एक दोस्त की बहन की शादी थी, तो वहाँ से ये रात को वापस आ रहे थे और कोई 3-4 बज रहे थे, ऐसे कोई टाइम था। अब ये गुलिस्तान जौहर में रहते हैं और ये समामा टू जौहर चरंगी वाला रोड यूज़ कर रहे थे। और उस रोड पे ये रात को बकौल इनके मस्त मतलब जा रहे थे और एज यूजुअल स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बंद थी और कोई ख़ास ट्रैफिक भी नहीं था और सन्नाटा चल रहा था कि जाते जाते इनको जब इन्होंने कॉन्टिनेंटल बेकरी वगैरह क्रॉस की और एक दरख्तों की पट्टी चल रही थी, तो उसमें एक दरख्त के नीचे इनको एक लड़की नज़र आई जिसके हाथों में बुक्स थी और एक अबाया नुमा उसने ड्रेस पहना हुआ था और चेहरा भी दूर से ऐसा था जो चमक रहा था। ये फौरन उस ट्रैक पे जाने लगे। तो कॉल इनके की जवानी का जो थी वो उनका जोश मार रही थी, तो ये उस तरफ जाने लगे पूछने के लिए कि भाई खैरियत आप इस टाइम पे, क्योंकि ऐसी लग रही थी जैसे कहीं कोई कोचिंग या ट्यूशन से आ रही हो। तो जैसे ही वहाँ जाने का इरादा इन्होंने करके करीब गए तो इनको ये अपने वालिद साहब की स्टोरी याद आई। और जैसे जब ये याद आई तो बकौल इनके ये वापस फास्ट ट्रैक में चले गए और गाड़ी भगा दी, ये सोच के कि भाई अगर डकैत नहीं तो हो सकता है इस वक्त चुड़ैली हो बाहर खड़ी भी और ये वहाँ से निकल पड़े। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इन दिस एंड गोज टू शो कि भाई रात में जब अंधेरे में और ख़ासकर ऐसी जगहों पे जैसा आप बता रहे हैं दरख्त के नीचे और ये वो, तो डेजा वो हो सकता है ये वही चीज़ हो जो आपके वालिद साहब को नज़र आई हो और आप बच गए क्योंकि आप रुकते और वो आगे से उसने तो यही बोलना था कि बड़े दिनों बाद आए हो। तो खैर आगे बात करते हैं जनाब। अब ये अगली स्टोरी जो है वो उमर साहब की है और ये अपने कज़न की स्टोरी बता रहे हैं। इनके कज़न के साथ काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं तकरीबन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। और ये बात 2012 से शुरू होती है जब इनके कज़न की अचानक से तबीयत ख़राब होती है और ये बीमार मतलब ऐसे हो जाते हैं कि इतनी ख़राब हो जाती है कि अब बेड पे ही लेट जाते हैं। डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, सब कुछ बुलाते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो बेचारा लड़का जो है वो इस हालत में आ चुका है कि मतलब वो बोल भी नहीं पा रहा और वो मुस्तकिल बेड पे ही है। तो इनके जो मामू हैं, बेसिकली इनकी कज़न है ना ये, तो उनको किसी ने कहा कि इसको दम करवाओ तो शायद थोड़ा मतलब बेहतरी आए। तो मामू अपने करीबी मौलवी को बुला के ले आए जिससे जान पहचान थी और उस लड़के को चेकअप करवाया और मौलवी एकदम से ज़रा शौक में आया और मामू को उसने बताया कि इसके ऊपर तो कुछ है, इस पे असरात हैं। और दम वगैरह किया उस लड़के पे और जो 2 हफ्ते से वो लड़का जो था वो लेटा हुआ था वो उठ के बैठ गया और बिल्कुल नॉर्मल हशाश पशाश हो गया, जैसे उस पे कुछ था नहीं। अब वो थोड़ी देर तक बैठे फिर मौलवी साहब चले गए, सब नॉर्मल हो गया, सबने खाना वाना खाया, उस लड़के ने उठा, वो लड़का उठा, नमाज वगैरह भी पढ़ी, ईशा की, सब कुछ हुआ, लेट गए। फिर रात को 1 बजे वो अचानक से उठा, किचन की तरफ भागा और शोर मचाना शुरू कर दिया। जब वहाँ सब पहुँचे तो देखा कि जो इनकी कज़न है वो एक छुरी निकाल के अपनी गर्दन पे लगा के खड़े हुए और शोर मचा रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने मुझे इससे दूर करने की कोशिश की तो मैं इसको मार दूंगी। अब ये बहुत परेशान ये सुन के और कि ये क्या है, और दुरूद वगैरह और सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया कलाम। तो उसके बाद फिर एकदम से वो ज़ोर टूटा और वो लड़का बेहोश होके गिर गया। अगले ही दिन कारी साहब को वापस लेके आए इनके मामू ने, कुछ नए वजीफ़े बताए और सब घर वालों ने उस पर पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ज़्यादा उसकी अब तबीयत पे फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो लिटरली लेटे लेटे उसको झटके लग रहे थे। एकदम से चीखें मारता और कहता कि मेरे जिस्म पे जो है ऐसा लग रहा है पत्थर का है और उस पर कोई हथौड़े मार रहा है।
और जैसे ही वो जोर टूटता तो वो उसका जिस्म बाकायदा सूज जाता, जैसे उसको कोई मार रहा है। अब ये मामला चलते रहे और बकौल इनके कोई अलग अलग कारी आमिल और सब आते रहे जाते रहे और उम्मीदें दिलाते रहे, इलाज करते रहे, और ये सिलसिला 6 साल चला है। फर्क नहीं पड़ रहा। कहते हैं ये कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने चीज़ें नॉर्मल होती, हालात ये हो जाते कि वो नौकरी पे जाने लगता, उसके बाद फिर इस तरह के दौरे पड़ने लगते, फिर कुछ ना कुछ होने लगता, और अब मतलब ऐसा हाल होता कि फिर वो वापस आ जाता, और अब लोग ख़ानदान के इनके उससे डरने लग गए। ये कहते हैं कि जी हालात ये हो गए थे कि वो बैठे बैठे चीखे मार रहा, हंस रहा और इस तरह की चीज़ें करता, और अब ख़ानदान वाले डरने लग गए, दोस्त दूर हो गए, और इवन बकौल इनके कि इनके भाई और इनकी अम्मी भी इनसे थोड़ा दूर रहती, और इनके सिर्फ वालिद इनके पास जाते और उसकी चीज़ों को देखते। इसकी फैमिली एक परमानेंट इलाज को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी, और उस बेचारे की तबीयत जो है वो ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी। वो ये हाल था कि अब वो एक लड़की की आवाज़ में, इनके जो कज़न है वो हंसते रहते, चीखते रहते, कुछ न कुछ करते रहते, और बाकायदा गली मोहल्ले के अंदर इनकी इन बिला वजह के हंसने और हर चीज़ मुझसे मशहूर हो चुके थे कि इसके ऊपर कुछ है, और सब लोग अवॉइड करने लगे थे। अब इसी तरीके से इनके कज़न ने एक ज़िद बना ली कि मुझे पंजाब जाना है और वहाँ जाके मैं ठीक हो जाऊँगा, और आखिरकार ये बात मान ली गई और सारे इनको पंजाब लेके चले गए रिश्तेदारों में। ये 1 महीना वहाँ रहे और सब ठीक चल रहा था कि इनकी फिर वापसी की, ऑब्वियसली आप किसी के घर कितना रहेंगे, तो वापसी की टिकट कराई गई और सब कुछ हुआ, और जब वापसी में 1 हफ्ता रह गया था तो ये कहते हैं कि इनके कज़न ने बाहर थे ये, तो बाइक थी, बाइक बाकायदा उठा के फेंकी जो, और एक इस जो इन पे कैफियत तारी हुई जिसकी वजह से इनके वहाँ के रहने वाले कज़न वगैरह डर गए और उनको घर के अंदर लेके गए कि बाहर तमाशा ना करें मोहल्ले में। और जब ये अंदर गए तो बाकायदा इन्हीं एक अलमारी उठा के ज़मीन पे गिरा दी और चीखना शुरू कर दिया, और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और इवेंचुअली बेहोश होके गिर गए। वापसी तो इनको कराची ले आए बड़ी मुश्किल से, लेकिन अगेन वो वापस आके मुश्किलात और बढ़ गई। अब ये लड़की की आवाज़ में मुस्तकिल बातें भी करने लगे थे, हंसते भी थे, और कभी कभी बड़े आदमी की भी एक आवाज़ में हंसने लगे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये उठे नीचे जाने के लिए कि मैं छालियाँ लेने नीचे दुकान पे जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, और नॉर्मल एक रूटीन थी, किसी ने सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन एक ये गायब हो गए। पूरा दिन घर वाले इनको कॉल करते रहे, उठाते नहीं, कुछ नहीं करते, करते करते कहते हैं जी तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे के बाद जब इनको कॉल मिली तो इन्होंने कहा मैं कब्रिस्तान में हूँ, जहाँ सारे लोग फ़ौरन पहुँचे तो ये कब्र पे खड़े हुए थे। इनको हटाने की कोशिश की गई तो ये वहाँ से हट नहीं पा रहे थे, और ऐसे फिक्स हुए हुए थे जैसे कोई ख़ास ताकत इनको उस चीज़ के ऊपर लगा के खड़ी हुई है। इनको जब घर लाया गया तो ये कहते हैं इनको ये इल्म नहीं है कि ये वहाँ पहुँचे कैसे। एक दिन इनके 2 मामू भी इनके घर आए हुए थे और अचानक से इनके ऊपर एक हाजिरी हुई और वो लड़की की आवाज़ में हंसने लगे और छत की तरफ भागे, जिसकी वजह से इनके सारे कज़न्स इनके पीछे भागे, और ये छत पे खड़े हुए कह रहे थे कि मैं इसको मार दूंगी, और हंसने लगी। सब ने इसको पकड़ा और वापस नीचे जब लेके आए तो वो बेहोश हो चुका था। नीचे ला के जब इस पे फिर मतलब कुछ दिन के बाद ये फिर बेड में ही थे तो इन पे हाजिरी हुई और सब लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ने लगे इसके ऊपर। तो उस लड़की ने इशारा करके इनको चुप कराया, फिर अजीब से हाथों से निशान बना के वो हंसने लगा और डांस करने लगा। और ये कहते हैं कि आज तक इस मसले का कोई हल नहीं हुआ है और ये घर वाले बहुत सख्त परेशान हैं।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अल्लाह खैर करे। और मैं यही आप लोगों को कहता हूँ, कॉज एंड इफेक्ट। और बाज़ लोग मुझे कहते हैं, फ़ोन करते हैं, मिले हैं कि हमें बड़ा शौक़ है, हम देखना चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं, और या वियर्ड लोकेशंस में आप चले हैं हमारे साथ और वहाँ बैठते हैं और देखते हैं। देखिए, एक्सीडेंटली तो ठीक है, कुछ हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अब ये एक ऐसा इंस्टेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने सुना कि आप चीज़ आ गई है, जाने का नाम नहीं ले रही और परेशान कर रही है। आप सोचें कि उस आदमी के साथ क्या हो रहा है, उसके घर वालों के साथ क्या बीत रही है, और वो क्या जी रहा है पिछले 10 साल से। तो अगेन मैं भी यही कहता हूँ कि मैं इस तरह की रिटर्न आप लोगों की सुनना पढ़ना पसंद करता हूँ, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों के लिए अवॉइड करें ऐसे चीज़ें जिसमें इस तरह के इनकाउंटर्स हों आपके। क्योंकि अगर कुछ बुरा हो जाता है, क्या गारंटी है कि वो चीज़ ठीक हो जाएगी आपके पास। ऑब्वियसली वो भी एक ज़िंदा चीज़ है और एक लड़ाई चल रही है बेसिकली ये तो खैर, जस्ट अ लिटिल फूड फॉर थॉट कि एडवेंचर्स वगैरह सब कुछ अच्छा लगता है सबको एक, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई परमानेंट डैमेज ऐसा हो जाए जिससे लाइफ ही ख़राब हो जाए। तो खैर, आगे बात करते हैं हमारे दोस्त समी साहब की। ये बताते हैं कि नॉर्थ कराची के रहने वाले हैं और ये बेसिकली इनकी दोस्त की स्टोरी है। और इनके दोस्त जो हैं वो इनको बहुत एक ख़ास मज़ा आता था बारिश जब हल्की हल्की होती है तो उसमें जो है फुहार में ऊपर छत में सोने पे लेटने में, और इनको बड़ा मज़ा आता था। और ख़ासकर जब ये गर्मियों की रातों में ऐसी होता था। अब ये कहते हैं कि अक्सर हम लोग छत पे, इनके दोस्त की ज़माने में बता रहा हूँ, कि छत पे सोया करते थे और बारिश शुरू होती थी तो सब लोग अपने चादर तकिए लेके नीचे भागते थे। तो मैं जो था वो चारपाई पे लेटा होता था और चटाई उठा के अपने ऊपर डाल के लेट जाता था। उस पर हल्का हल्का टिप टिप होती रहती थी और मुझे उस पर लेटे हुए बड़ा मज़ा आता था। एक रात ऐसा ही हुआ, सारे लोग नीचे चले गए और ये इसी तरीके से चारपाई पे लेटे हुए थे अपने ऊपर एक चटाई डाल के, और नींद इनको आ रही थी शदीद। तो ये खुनूदगी की हालत में लेटे हुए थे। दो बिल्लियाँ कहीं से लड़ने लगी और शदीद लड़ने लगी, और ऐसी मतलब लड़ाई चल रही थी जो कि लग रहा था हर तरफ आगे पीछे भाग रही हैं, लड़ रही हैं, हर तरफ से शोर आ रहा है। और इनको जो था शदीद तकलीफ़ और गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि इनको नींद भी आ रही थी, और इनके एतराफ़ में भी लड़ाई की आवाज़ें, और कहते हैं ऐसी आवाज़ें जो कि बहुत ही ख़राब आवाज़ें। ये उठ के बैठे ये सोचते हुए कि बस जूती उठाता हूँ मैं और एक इनको टिकाता हूँ। लेकिन फिर इन्हें सोचा कि अंधेरे के अंदर मैं जूती कहाँ ढूंढूं। तो ये फिर लेट गए ये सोच के कि ये खुद ही चुप हो जाएंगी, और ये फिर जो है सो गए। थोड़ी देर के बाद फिर एक ज़ोर सा मतलब ज़ोर सी आवाज़ बिल्लियों की आई, और अब वो कभी सीधे हाथ से आए तो फिर कभी उल्टे हाथ से आए। तो ये एकदम से मतलब जब चटाई चारपाई के नीचे से वो आवाज़ आई तो ये उठ के बैठ गए कि मतलब ये मतलब बिल्ली कहाँ गई। अब जब इन्होंने देखा चारपाई के नीचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इन्होंने सोचा कि शायद बिल्ली नीचे से चिल्लाती हुई बराबर वालों की छत पे कूद के चली गई, और इन्होंने एक हाथ में जूती ली और इधर उधर देखा, लेकिन
इनको कहीं नज़र नहीं आए। अब ये सोच रहे हैं कि मैं अगर बिल्ली ये फिर आई ना मुझे तंग करने, तो मैं इसको जूती जो है ना करीब ही रखी कि मैं इसको जो हूँ ठीक कर दूँगा। अब ये क्या कहते हैं फिर लेट गए, और उसके बाद अब बिल्ली की गुर्राने की आवाज़ आई। और गुर्राने की आवाज़ ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कभी लेफ्ट से आ रही है, ऐसा लग रहा है कभी राइट से आ रही है, कभी दूर से आ रही है, कभी करीब से आ रही है, और थोड़ी देर में एहसास होने लगा कि चारों तरफ से आ रही है। अब पहले तो ये थोड़ा जोश में थे कि देख लूँगा, मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, लेकिन अब एक खौफ महसूस होने लगा कि ऐसा कैसे होता है कि मतलब इधर उधर उधर इधर हर जगह कहाँ से मतलब इतनी जल्दी जल्दी आवाज़ें और सब कुछ। इनकी टांगें भी कुछ सुन सुन सी महसूस हो रही थी। और इन्होंने पे जब उठ के बैठ के देखा तो अपने सामने, तो दूर जो दीवार थी छत की, उस पे एक बिल्ली बैठी हुई थी, काली स्याह, जो इनको देख रही थी और कुर्रा रही थी। ये उसको देखने लगे तो इनको एहसास हुआ कि उसकी आंखें अंगारों की तरह जो थी वो जल रही थी, और इनकी हालत उसकी आंखों को देखते ही ऐसी हो गई कि बिल्कुल ये फिक्स हो गए, इनसे हिलने की भी हिम्मत इनकी ख़त्म हो गई। उसको जैसे ही ये देख रहे थे, उस देखते ही देखते वो बिल्ली कुछ बड़ी होने लगी, और बकौल इनके कि देखते ही देखते एक बकरी के साइज जितनी हो गई। और क्योंकि वो पूरी काली थी तो उसका एक तो शेप भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आनी थी। और इसी तरह देखते ही देखते वो एक बाकायदा पैंथर या चीते की तरह वो एक बड़ी बिल्ली की शेप में आ गई, और उसकी आंखें इनको देखे जा रही हैं, और इनको एहसास हुआ कि अब ये ऐसी पोजीशन में बैठी हुई है जिस पोजीशन में बिल्लियां छलांग लगाती हैं। और इनको एहसास होने लगा कि ये तो अब शायद मेरे पास ही आने वाली है। उसकी वो पोजीशन देख के इनके मुंह से चीख निकली, और ये एकदम से नीचे भागे। नीचे भागते ही जाके चीख चिल्लाते हुए जब ये पहुंचे तो जाहिर सी बात सारे लोग उठ गए, और ये जो थे क्योंकि नीचे ही सीढ़ियाँ उतरते ही बेहोश हो गए, और रात ख़त्म हो गई। अब ये कहते हैं कि परेशानी वक्ती जो हो रही थी वो ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद जो है वो डरावने ख्वाब रातों को आना शुरू हुए, जिसमें वही बिल्ली कभी इनका नखरा काट रही होती थी, कभी इनका खून चाट रही होती थी, और ये चिल्लाते थे अपने ख्वाब में। ये तो शुरुआत थी। उसके बाद इनको ख्वाब में अजीब से लोग नज़र आने शुरू हुए, जिनका कि एक ऐसा था जिसका कोई सर नहीं था, एक ऐसा था उसके गोश्त लटक रहा था, तो एक ऐसा था उसकी आंखें नहीं थी, उनकी जगह सुराख थे, और ये बीमार होने लगे। बकौल इनके ये बीमार रहते और मज़ीद कमज़ोर होते जा रहे थे, और एक वक्त ऐसा है कि घर से बाहर भी इन्होंने निकलना शुरू कर दिया। एक मौलवी साहब आया करते थे इन पे दम करने, और वो दम करके इन पर पानी भी पिलाते थे, और इनकी वालदा मुस्तकिल इन पे सूरह यासीन पढ़ती रहती थी। जब भी इनकी वालदा इन पे कुछ आयतें वगैरह सूरह वगैरह पढ़ती थी तो इनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाती थी, और इसी पे गुज़र बसर इनका चल रहा था। कहते हैं कि मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाता था, मतलब, और बैठे बैठे चीखना शुरू हो जाता था। और इसी तरीके से मैं कुछ पढ़ रहा था अपने कमरे में, तो मुझे एकदम से खौफ मेरे पे तारी होने शुरू हुआ, और ये अपनी वालदा के कमरे मतलब के पीछे गए कि मुझ पे थोड़ा सा दम करें ताकि ये जो बेचैनी हो रही है वो ख़त्म हो। और ये इस नीयत से अपनी वालदा को ढूंढते हुए उनके कमरे में चले गए। वो वहाँ अलमारी खोले कुछ कर रही थी, उनकी तरफ इनकी पीठ थी। इन्होंने अपनी वालदा को आवाज़ दी, और जो बज़ाहिर कपड़े तय करनी थी अलमारी में, उन्होंने इनको कोई जवाब नहीं दिया। तो ये थोड़े और करीब जाके इन्होंने अपनी
वालदा को जब आवाज़ दी और वो पलटी तो वो इनकी वालदा नहीं थी। वो कोई ऐसी औरत थी जिसका चेहरा जो था वो तांबे के रंग का था। आंखें जो थीं वो अजीब किस्म की, सर्द किस्म की थीं, और मुंह जो था वो ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ा था। उसने अपने हाथ फैलाए इनकी तरफ और हंसना शुरू कर दिया और अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया। उसका जब मुंह खुला तो उसके दांत भी ऐसे थे जो चमक रहे थे। ये डर के मारे पीछे हटे और बिल्कुल ही बेहोश हो गए। जब इनकी आंख खुली तो इनके ऊपर एक मौलवी साहब बैठे हुए इनके सर पे कुछ पढ़ रहे थे, और इनके वालिद साहब बहुत परेशानी का एक चेहरा बनाए बैठे हुए थे इनके बराबर में। जब मौलवी साहब ने इनसे पूछा कि मतलब क्या हुआ, तो इन्होंने अपना पूरा वाकया बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि मैं कमरे में आया तो वो भी एक सोच में मुब्तला हो गए। और इस दिन के बाद बकौल इनके कि अब घर वालों के साथ भी कुछ ना कुछ शुरू हो जाता कि बाथरूम बंद हो, अंदर से बंद हो जाता, अंदर पानी बहने की आवाज़ें आती रहती, और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता तो अंदर कुछ नहीं होता। एक दिन ये लोग सारे टीवी देख रहे थे तो खुद से ही लाइट किसी ने ऑफ कर दी, खुद ही स्विच ऑफ हुआ। और सिमिलरली जब इनकी वालदा सो रही थी तो इनको इनके पलंग समेत किसी चीज़ ने घसीट के कमरे के बीच में ले आया। वो और वही जो आम बात कि कोई चीज़ कहीं रखते मिलती कहीं से। अब इस घर में सब लोग जो रहते थे वो सब डर में और एक मुब्तला हो गए और खौफ में रहने ज़िंदगी बसर होना शुरू हो गई। इनके सारे जो भाई बहन थे वो इनसे अब खार खाने लगे थे, और उनका यह हाल हो गया था कि वो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। इनके दोस्त जो थे यूनिवर्सिटी कॉलेज के, वो भी इनसे कुछ दूर हो गए थे। और 7 महीने के अंदर जब ये स्टोरी शुरू हुई है बकौल इनके के 7 महीने में इनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी रन हो गई थी कि ये खुदकुशी के बारे में सोचने लगे थे। एक दिन एक इनके जो मौलवी इनके पास आते थे वो अपने किसी बुज़ुर्ग को ले आए, जिसका इन्होंने सिर्फ इतना सा मतलब इंट्रोडक्शन दिया था कि वो इनके उस्ताद हैं। जब वो बुज़ुर्ग घर में आए तो उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे, सफ़ेद अमामा पहना हुआ था, और उनकी दाढ़ी भी पूरी सफ़ेद थी, और उनके माथे पे कोई ऐसा नूर था जो कि अलग से नज़र आ रहा था कि कोई बहुत ही रूहानी आदमी है ये। वो इनके कमरे मतलब जब घर में आए और इनके माथे पे उन्होंने से अपना हाथ रखा तो ये कहते हैं कि ये रोने लग गए। इनके वालिद साहब ने उन साहब को सारा कुछ बताया, उन्होंने बहुत तसम्मुल के साथ वो सुना, और उनके चेहरे पे मुस्तकिल एक मुस्कुराहट थी जो कि ऐसा जिसको देख के बकौल इनके कि इनको बहुत एक इत्मीनान महसूस हो रहा था। कहते हैं कि उन साहब को लेके मेरे वालिद पूरे घर का चक्कर लगाया, एक एक कमरा दिखाया, छत दिखाई, बराबर वालों की भी छत दिखाई, सब कुछ दिखाया। तो उस सारे मूवमेंट में बराबर के घरों से औरतें आ गई थी इनके घर के पानी दम करवाने उन साहब से। अब ये कहते हैं ये जी बैठे एक जगह और ये इनके पास आके बैठे और इनके माथे पे अंगूठा रख के कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। और ये कहते हैं जब उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया तो मेरी हालत हो गई कि ऐसा लग रहा था कि मेरी खाल कोई खींच रहा है, और ऐसी वो तकलीफ़ बढ़ती गई कि मैं अब चिल्लाने लगा। और अब ये इनके भाई बताते हैं कि एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि उन साहब को पीटने के लिए इनके घर वाले आ गए थे क्योंकि ये जिस तरीके से चिल्ला रहे थे। अब ये कहते हैं कि एकदम से सुकून इनके ऊपर तारी हुआ, और इन्होंने जब आंखें खोली तो वो साहब इन्हीं को देख रहे थे, और उन्होंने कुछ पानी पे दम किया, इधर घर में छिड़का और कुछ इनको पिलाया। जब वो दम हुआ हुआ पानी इन्होंने पिया तो कहते हैं ऐसा लग रहा था 7 महीनों का बोझ मेरे कंधों पे से उतर गया और मैं बिल्कुल अपने आप को हल्का महसूस करने लगा। कहते हैं सुकून मेरी ज़िंदगी में आ गया और ऐसा हाल हो गया कि मैं लिपट गया जाके उन साहब से, और लिपट के मैंने रोना शुरू कर दिया। कहते हैं जी वो साहब
उसके बाद उठे और चले गए, और इस बात को 2 साल हो गए हैं और मेरे साथ कुछ अब ऐसा कुछ अजीब नहीं हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस स्टोरी के अंदर एक चीज़ जो मैंने फील की वो ये थी अबाउट सुसाइडल थॉट्स। तो बात ये होती है कि इंसान जब एक कोने में आ जाता है ना, उसको लगता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो वो यही सोचने लगता है। बहरहाल, जब ऐसी सिचुएशन आए तो अगर आपका कोई अपना ना सुनने को तैयार हो तो आप किसी एक्सटर्नल या किसी थेरेपिस्ट या किसी ऐसी लोग से उनको रीच आउट करें जो कि मेडिकल प्रोफेशनल या कोई भी हो जो कि आपकी सुनने को तैयार हो, ताकि ताकि वो जो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन या वो डाउनवर्ड स्पाइरल है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और आप काबू रख सकें इस चीज़ के ऊपर। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और दिस गोज टू शो के एक स्टोरी थी जिसमें हल नहीं हो सका और एक स्टोरी थी जिसमें हल हो गया। दोनों की सिमिलैरिटीज़ आपके सामने है कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ऐसा ऐसा होता है तो क्या होता है। तो thank you very much for sending in your stuff and letting me do this retro storytelling thing. Or thanks again. Keep safe. Be safe. Allah Hafiz.